बच्चों आवाज़ आ रही है? तो कल की डेट तक हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, और आज ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा काम शीट में बाकी है। आज हम लोग ग्राफ का इंटर कन्वर्जन भी सीखेंगे, बट बिफोर दैट हमारे साथ एक बच्चा है, हमारा अपना पुराना स्टूडेंट है, जो हमसे 2 वर्षों से कनेक्टेड है, 2 सालों से जुड़ा हुआ है। अपनी क्लास का पार्ट भी रहे, रेगुलर पढ़ा है जैसे आप पढ़ रहे हैं। और ये कैफ है। कैफ का इस बार नीट स्कोर 543 रहा, 543 नंबर, और ऑल इंडिया लेवल पे जो रैंक है वो 15,682, 15,682 रैंक। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे से इनको एक बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे मैं आपको मिलाता जाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसके मन में एक भाव जरूर रहता है कि हम सही मेंटरशिप के अंडर में हैं या नहीं। और आपका राइट भी है, बिकॉज वी हैव टू मेनी एजुकेटर्स। बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो नीट की प्रिपरेशन सेम सब्जेक्ट पर करा रहे हैं। तो आप जिस गाइडेंस में हैं, आप जैसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए कंटेंट से बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, हमारा मेंटर बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल सही गाइडेंस में हैं। जैसे कैफ का सिलेक्शन हुआ, जैसे अन्य बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वैसे आप भी सेलेक्ट होकर के अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ अपना भविष्य सिक्योर करेंगे, देश की सेवा करेंगे, खूब सारे पैसे, नाम, रुतबा, शोहरत कमाएंगे और अपने पेरेंट्स के लिए भी गर्व का विषय बनेंगे, है ना। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि कैफ को हम अपने लेवल पर, अपने इंस्टीट्यूट ओमेगा के लेवल पर जो ऑनर दे सकते हैं वो ये है कि हम सबसे पहले कैफ को एक एप्रन और स्टेथो से सम्मानित करना चाहते हैं। मैं जब एप्रन पहनाऊँगा, स्टेथो पहनाऊँगा, तो आपके मन में जैसा रिएक्शन है आप आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिर हम 2-4 शब्द कैफ के सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और मेरी भी कैफ से लंबे कन्वर्सेशन में डिस्कशन रहा कि वो 2-4-6 बातें, जो 4-6 फैक्ट जो इसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए, सिलेक्शन के लिए 2 से 3 साल जो जद्दोजहद की, उसमें आपके मतलब का ये आपको क्या दे सकते हैं। जैसे 2-4-6 बातें, और आपके जो डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप पूछ भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आई लाइक टू ऑनर कैफ। पहले मैं इनको इनकी रिस्पेक्ट दे दूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने लेवल पर अगर कैफ को तालियां बजाकर सम्मानित करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे तो ये ऑनर वाला एप्रन होता है, हर साल आपको मुझे लगता है एप्रन बदलना पड़ेगा, और स्टेथो तो ये भी ऑनर वाला है। बाकी हकीकत यह है कि जो आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर बनने के बाद, स्टेथोस्कोप बहुत अलग कैटेगरी का होता है, उसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, और वो डिपेंड करता है। हालांकि बहुत सारे, आप जब खूब अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फार्मेसी कंपनी वाले आपको गिफ्ट दे जाएंगे। अगर आप उनके दवाइयों की सही बिक्री कराते रहे तो वो आपको कभी कभी कुछ पॉकेट भी दे जाएंगे, पैकेट दे जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत सारे इस प्रकार के गिफ्ट दे जाएंगे। तो सबसे पहले आप तालियां बजाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो सामने वाले मरीज को आप ऐसे कान पे लगा के कहेंगे खांसो, और तेज खांसो, दिलों की धड़कन भी आप ऐसे सुनेंगे। तो मैं स्टेथो करना चाहिए। और अब मैं अपनी तरफ से, मतलब एक जनरल क्वेरी अपने बच्चों की तरफ से भी कर लेता हूँ कि ये कैफ सही सवाल है मेरा कि जैसा पेपर परिवर्तन इस साल रहा, जैसे 2 सालों से नीट बड़े उतार चढ़ाव के साथ गुजर रहा है। नीट क्या, बच्चे बड़े उतार चढ़ाव के साथ गुजर रहे हैं कि जैसे इससे पहले वाले वर्ष में स्कोर बहुत हाई गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, तो भी सिलेक्शन में बच्चे परेशान हुए, और इस बार का पेपर पैटर्न इतना लेंदी बन गया कि कट ऑफ बहुत लो चला गया, तभी बच्चे परेशान हुए। तो इस अप एंड डाउन में कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन रखें और पेशेंस का क्या रोल है, ये मैं जानना चाहूँगा कैफ से। कैफ प्लीज़ बोले भाई, चले। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ बेटा, आराम से पहनो। अब तुम्हें बोलना, हम बहुत थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। नहीं नहीं पहनो, ऐसे पहनो।
हाँ बस बस बिल्कुल फील फ्री। उल्टा लगा दिया क्या आपने? हाँ लगाओ। हाँ आप सही है, आवाज़ आएगी। ठीक। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद कियास अंसारी। I secured an AIR of 15,682 with my OBC category rank is 6,286. सर ने जैसा कहा कि फिज़िक्स क्या मतलब पेपर का उतार चढ़ाव, और ये हमको सबको पता है कि पेपर ऑब्वियसली टफ आया था इस बार, तो इसको छिपाने वाली बात नहीं है। पर मेरा मतलब ये है कि अगर आप लाइक 45 क्वेश्चन हैं तो 30 क्वेश्चन तो बस मतलब क्लास में या फिर डेली रेगुलर शीट से PYQ से इस ईयर भी आप में लाओगे तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक नहीं है। हाँ 15 क्वेश्चन थे, मैंने जब किए डेटा मिलाने पे आपको बता दूं मैं 14 से 15 क्वेश्चन डिट्टो क्लास रूटीन के थे। मतलब मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। 14 to 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल क्लास रूटीन से ही था। हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं शुरू से कुछ टॉपर रहा या कुछ ऐसा नहीं है। नवीन सर के साथ ही 22 का पेपर देने के बाद 23 में मैं आया था। तो 22 में मेरी फिज़िक्स में मेरे एक्चुअल नंबर 52 थे और 23 में वो डायरेक्ट 152 हो गए। 52 से 152। 24 में वो अप्रॉक्स 160 थे और लास्ट ईयर मेरे नंबर थे 632 और अप्रॉक्स मेरी AIR थी 47,000 आई गेस। एक्यूरेट नहीं याद है इतना लास्ट ईयर का, लेकिन मार्क्स 632 थे। तो इस ईयर 543 मतलब जब पेपर देने बैठे तो लग ही नहीं रहा कि भाई ख़त्म है, और फिजिक्स गलती से फिजिक्स पहले शुरू कर दी तो उसमें और पहले पूरा पन्ना नहीं बना, दूसरा नहीं बना। फिर जब रेगुलर स्टार्ट हुआ 10 से तो मेरे 25 क्वेश्चन बने। तो मेरे ओवरऑल फिजिक्स में इस ईयर 103 मार्क्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छे हैं। बाकी आपकी कोई डाउट या क्वेरी वगैरह हो तो पूछ लें। एक दो चीज़ें हम बोल देना। तो समराइज मैं कर दे रहा हूँ, जैसे बहुत टाइम नहीं लूँगा, कि जैसे बेटा 632 इनके लास्ट ईयर भी थे, लेकिन जो डेडलाइन कट ऑफ गया था OBC का वो 647 गया था, हमारे 647 गया था। तो दुर्भाग्य पिछले साल था, गिव अप नहीं किया, पेशेंस रखा, हिम्मत रखी। इससे पहले भी कभी खराब बच्चा नहीं रहा, ये अपने में अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, बट ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट एंड फिजिक्स स्पेशली जितना मैं जानता हूँ। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बेहतर है, बट फिजिक्स में बहुत अच्छा बच्चा रहा। तो उसने साल भर में जो प्रोग्रेस करी 52 से सीधे 152, उसके बाद 160 नंबर। इस साल 103 नंबर कम इसलिए रह गए क्योंकि पेपर लेथार्जिक था, शायद पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बट डजंट मैटर एट ऑल, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा सेलेक्टेड है मतलब उसने मेहनत करी, वो टैलेंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कैफ के माध्यम से बस आप सभी को एक छोटी सी प्रेरणा ये देना चाहूँगा कि एक लाइन जो मैंने कन्वर्सेशन में कैफ से डिस्कस करी, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले इंगेजमेंट मांगता है। पहले मोहब्बत करो, सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो। जब आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, सब्जेक्ट सीखने की ललक आएगी। जैसे अभी एक बच्चा बाई चांस अपने नीचे ऑफिस में बैठा था, आया था मिलने, आप में से कोई बच्चा है तो मैं और क्या बैठे थे तो कन्वर्सेशन में चल रहा था कि अभी तो वास्तविकता में फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई। आप जो मोशन इन 1D पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये सब तो बहुत बेसिक है। फिजिक्स के असली आनंद की बातें शुरू होती हैं लॉज ऑफ मोशन से, वर्क पावर एनर्जी से। आपको फिजिक्स दिखना शुरू हो जाएगी, बशर्ते आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। और फिजिक्स वाकई बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। यदि आपने इस बात का मन में डर बनाए रखा कि फिजिक्स कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स का पार्ट है और आप बायोलॉजी वाले हो, तो आजीवन सब्जेक्ट से ग्रसित रहोगे, परेशान रहोगे। मन से बिल्कुल डर हटा दीजिए। थोड़ा सा बेसिक मैथ पर अगर आपने क्लास में काम किया तो क्लास में काम करिए, और नहीं तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा समय घर पर देते रहें, बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कब डिफरेंशिएशन करें, कब इंटीग्रेशन करें, कब लिमिट लें, कब लिमिट ना लें, कब ग्राफ लें, ग्राफ को देखकर इक्वेशन कैसे बनाएं, इक्वेशन को देखकर ग्राफ कैसे बनाएं, अगर ये थोड़ी सूझबूझ समझ आ गई तो फिजिक्स का जो सबसे डरावना हिस्सा है मैथमेटिक्स वाला, वो खत्म हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, सवाल करते रहिए। एक बात और बहुत अच्छी बताई कैफ ने भी कन्वर्सेशन में, मतलब आपसे डायरेक्ट इतनी बातें नहीं हो पाएंगी तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि टारगेट ये रखना है कि टाइमली सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर दिया जाए, और इसके बाद बहुत नहीं लेकिन 20-25 हज़ार क्वेश्चन कर डाले जाए। क्या बोलती है? अगर हम टाइमली सिलेबस कंटेंट को खत्म कर दें और क्लास रूटीन के बाद
अभ्यास में, या कह सकते हैं क्लास रूटीन मिला करके और क्लास के बाद रिवीजन में हम लोग 20-25 हज़ार क्वेश्चन कर डालें। अलग अलग वैरायटी के 20-25 हज़ार क्वेश्चन मायने रखते हैं, बचेगा ही नहीं कुछ, क्या इससे बाहर आ जाएगा, है ना। और लेवल अप लेवल डाउन की जहाँ तक बातें हैं तो नीट का पेपर हमेशा से ही ऐसा रहा है, अगर थोड़ा बहुत लेंदी बना भी दिया गया तो आपका टाइम अफेक्ट हो सकता है, समय प्रभावित हो सकता है, बट पेपर का स्तर वैसा ही है। बस फर्क ये हो सकता है कि अगर 24 के पेपर में 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट था तो 25 के पेपर में 1 क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट है, इसलिए समय बढ़ गया। 24 के पेपर में डेटा आसान था तो कैलकुलेशन इजी था तो कट ऑफ हाई चला गया, 25 में डेटा टफ रखा गया तो जिन्होंने धैर्य से पेपर किया कम नंबर स्कोर किए। भाई मैंने कन्वर्सेशन में एक बात ये भी निकल के सामने आई कि 500-550 नंबर वाला बच्चा जो इस बार था वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उसका सिलेक्शन होगा। रीज़न क्योंकि सबके मन में यही चल रहा था कि कट ऑफ तो 650 हो जाता है, बट सच्चाई है कि पेपर की लेंथीनेस बढ़ने से, पेपर के थोड़े से कठिन होने से जो ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ था वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब गिरेगा। तो यदि 25 जैसी परिस्थिति आपके साथ आती है, अगर 25 जैसी स्थिति आपके साथ आती है कि हम प्रिपेयर किसी माइंडसेट के साथ होकर गए, हालांकि वैसा नहीं होगा, पेपर जैसा आया वैसा इजी है और आगे मॉडरेट या इजी ही पेपर आएगा, ऐसा नहीं, हर साल ऐसा नहीं होता। तो अगर 25 के जैसा ही डिफरेंट पेपर आ जाता है तो उन परिस्थितियों में हमको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, संयम नहीं खोना है, घबराना नहीं है। और ये सब चीज़ें तभी लागू होती है जब आपने साल भर सब्जेक्ट से जुड़कर मेहनत की, है ना। लक फैक्टर भी इनफैक्ट तभी काम करता है जब आपने साल भर मेहनत करी। बची कुची कसर में आपका थोड़ा बहुत लक फैक्टर वर्क करता है ना। तो आई वुड लाइक टू गिव माइक टू कैफ, और मैं चाहूँगा एक अच्छा सा बच्चों को प्यारा सा मैसेज दे दें। बेस्ट विशेस कहते हैं 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। आराम से कैफ 2 मिनट अच्छे से बच्चों से बात करो, जो सलाह देनी हो बड़े भाई के तरीके। हाँ तो बोलते रहो। देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक हम लोग क्लास में बैठते हैं तो लोग डेली क्लास कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ये है ना कि जैसे नवीन सर जो हैं वो अभी तो बेसिक मैथमेटिक्स शुरू हुआ, आप लोग ग्राफ पढ़ रहे होगे, तो ये ग्राफ बनाएंगे, बस उसके बाद बता देंगे कि ग्राफ का 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो स्लोप इंपॉर्टेंट होता है या तो एरिया इंपॉर्टेंट होता है। और जब तुम एग्जाम में बैठोगे, मॉक टेस्ट करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी बाई डी टी या वेलोसिटी इक्वल्स टू डी बाई डी टी। आपके दिमाग में आएगा ग्राफ देखोगे, या तो एरिया इंपॉर्टेंट होता है, या तो ग्राफ, या तो उसका स्लोप इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे अभी कल परसों, तो यही चल ही रहा है। तो मतलब अब ये सब बहुत बेसिक है। अभी आप मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लगातार आप कंसिस्टेंसी बना करके क्लास को अटेंड करते रहो। सर का कुछ हिंदी वाला वो रहता है, इंग्लिश में सर लिखवाते हैं, तो नोट उसको बहुत प्रॉपर से पढ़ना, क्योंकि एट द एंड वो दिमाग में आ जाता है। जैसे एक मॉक की बात है, मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें एक टेंजेंट बना था, वो प्रोजेक्टाइल में पढ़ोगे आप लोग, सर पढ़ाएंगे मोशन इन 2D में फ्रॉम वर्टिकल मोशन हाइट। तो उसमें जब प्रोजेक्टाइल बनेगा तो सर का रहेगा कि उस टेंजेंट पे खींची गई रेखा लाइन उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताती है, अर्थात tan to the equals to v/vx। तो ये सब चीज़ें याद आएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप रट के नहीं जा सकते हो। फिजिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल बेझिझक, ये आपसे बड़े हैं, जहाँ भी जाएंगे बड़े नहीं थे, उम्र का तकाजा नहीं है, बट अब कहीं भी जाएंगे तो आपके सीनियर ही रहेंगे। किसी के मन में कोई बात हो पूछने वाली तो प्लीज़ आस्क। हाँ बेटा प्लीज़ आराम से, भाई लोग पूछो आराम से, कंफर्टेबल। सर आपने जैसा बोला कि आप पहले फिजिक्स स्टार्ट किए और आपका फर्स्ट पेज नहीं बना, सेकंड पेज नहीं बना, तो आपको प्रेशर नहीं फील हुआ कि दैट हाउ कैन आई कंप्लीट दैट होल? ऑब्वियसली प्रेशर फील होगा ना, मैं भी नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि शुरू से टॉपर 10th 12th कुछ नहीं टॉपर, प्रेशर फील हुआ। लेकिन मैंने मॉक कर रखे थे ना, मैं हमेशा से फिजिक्स को पहले कर रहा था। माइंड से मैं नहीं कह रहा फिजिक्स से पहले करो, नहीं अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लोगों के लिए अच्छा सब्जेक्ट। साल भर मॉक टेस्ट में आप या टेस्ट सीरीज वगैरह में आप जिस सब्जेक्ट को पहले करते हो, तो क्योंकि आपने साल भर प्रैक्टिस में मान लीजिए बायोलॉजी पहले किया, तो लास्ट टाइम पेपर में आपको वही पहले, क्योंकि आप अगर पैटर्न चेंज करोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बट आपके अभ्यास में यही कि पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। इनके अभ्यास में था कि पहले फिजिक्स फिर बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री, तो इन्होंने फाइनल टेस्ट में वैसा किया। हो सकता है उसका एक नेगेटिव खामियाजा मैं आपको बता दूं, ये नहीं बता पाएंगे। नेगेटिव खामियाजा कि अगर ये पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री लास्ट में फिजिक्स करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ इसकी रैंक में कम से कम 5000 का फर्क होता, 5000 का फर्क होता।
मतलब अगर आज इनकी रैंक 15,000 है तो 10,000 के आसपास होती है इनकी, बट इनकी अपनी सेट स्ट्रेटजी उसको इन्होंने चेंज नहीं किया, तो एटलीस्ट सिलेक्शन के तो अधिकारी हैं, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ। आप बायो पहले कर रहे हो तो वो पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स ही पहले करनी है, लेकिन जो रूटीन बन रहा है डेली और मॉक टेस्ट जो आप दोगे उसमें रूटीन बना लेना है कि नहीं मेरा माइंडसेट ये है, मैं एग्जाम में पहले ये खोलूँगा। हालांकि फ्लक्चुएशन कर सकते थे इस पेपर के हिसाब से, लेकिन इस पेपर का कोई माइंडसेट ही नहीं था, इतना टफ पेपर था वो तो आपको पता ही है। सही बात है, इस पेपर का कोई माइंडसेट नहीं है। हाँ, और बेटा किसी के मन में कोई बात हो बच्चा? हाँ प्लीज़ पूछो। वही नीचे बात हो रही थी, शॉर्ट नोट्स। हाँ, मेरी बात हो रही थी, कोई एक लड़का गया हुआ था, उसने पूछा ऐसे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो मतलब आप नोट्स बनाते हो, अभी मैं क्या ही बताऊँ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। जब आप मोशन इन 1D 2D NLM आगे वर्क पावर एनर्जी जाओगे तो पहले तो सर फोर्स करेंगे, फिर डंडा वंडा भी मारेंगे, तो उससे तो बन जाता है। बाकी इनकेस नहीं भी बन रहा है तो जो सर्च की नोट्स हैं नॉर्मल नोट्स, वो भी बहुत शॉर्ट क्रिस्पी एंड एकदम समझ रहे हो, मतलब बहुत प्रिसाइज नोट्स होती हैं, उससे बाहर से नहीं आना है। बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस तो खुद से करो। नोट्स रिवाइज कर लिया, सर की DPP उठा लो, PYQ उठा लो, रिवाइज मार लो, बस। शॉर्ट नोट्स में सारा मुझे लगता है फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं एक साइड में। मतलब इन शॉर्ट एक्चुअली अभी आप सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से जुड़े नहीं, जितना ज़्यादा एंगेज होते चले जाओगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं हमेशा आपको यही इंस्पायर करूँगा कि शॉर्ट नोट्स मतलब कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश करो। हाँ सर वो खुद बनवा देंगे, आप टेंशन मतलब अभी स्टार्ट होने दो, वो मार के सब स्टिक लेकर के आएंगे, अभी बहुत लंबा चलेगा सब। क्लास ही नहीं लेंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, 15 मिनट लेट क्लास लेंगे, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की। आपका एजुकेटर भी तो बेस्ट है भाई। और कोई बच्चा बेटा? हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से? DPP लगाया सर की, और टेस्ट सीरीज खूब ढेर सारी थी। बुक तो नहीं, मतलब मॉड्यूल वगैरह कोई भी कोचिंग उठा लो, स्टार्टिंग से लगा दो, एक्सरसाइज 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो। नहीं मतलब बता तो रहा हूँ, PYQ करो 37 लास्ट पूरे 37 साल के, मैं 10 साल का नहीं बता रहा हूँ। फिर मॉड्यूल कोई भी, मैं XYZ कोचिंग, आप इतनी कोचिंग है किसी का भी उठा लो, अगर ओमेगा का ही मॉड्यूल हुआ हो तो उसका उठा लो। एक्सरसाइज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप भाग ही नहीं सकते हो ना। कितने मॉक होते हैं, सारा मॉक जो गेन कर रहे हो आप, मान लो 600 गेन करे तो 120 लॉस भी तो कर रहे हो, तो वो 120 क्यों लॉस हो रहा है ये सोचो ना। तो उसको तुम्हें कॉपी में नोट कर लो कि ये मेरे ये वीक पॉइंट हैं, या फिर मैं ये रिवाइज करके जाऊँगा और इसके क्वेश्चन मॉड्यूल से या DPP से या नोट से कर लूँगा। क्वेश्चन का तो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई वही नहीं है, हर जगह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लगाने की देरी है बस। एक चीज़ जैसे अभी इस बच्चे ने मुझे सर क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट है, एक बार समझ लीजिए। मैं साल भर इस चीज़ को बताता रहूँगा, समझ। सबसे पहला पॉइंट है क्लास अच्छे से पढ़ी, क्लास में समझा, उसके नोट्स बना लिए, यह 50% काम आपका होगा। जो भी आपके पास क्वेश्चंस DPP या शीट के फॉर्म में परोसे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत फिल्टर होते हैं। तो सबसे पहले शीट की मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी। यदि समय बच जाता है, आपको जो किताब जो मॉड्यूल किसी भी कोचिंग का अगर आपको उचित लगता है आप लगाइए, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन सभी के कॉमन होते हैं और फर्क नहीं मिलेगा आपको। और जब आप इतना कर लेंगे एक्चुअली, तब आप शॉर्ट नोट वगैरह बनाने के अधिकारी होंगे। आपको लगेगा कि अब मैं पूरे चैप्टर का एक विजन आपके सामने आ जाएगा, एक मैप आ जाएगा, और बस उस मैप को आप एक पन्ने पर उतार दीजिए, एक्चुअली वही शॉर्ट नोट्स है। समझ गया ना? बहुत समय नहीं होगा। और किसी बच्चे के मैटर की बात हो तो पूछ सकता है, एनीबॉडी आराम से, मतलब जैसे आप मुझसे पूछते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पर्सनालिटी है जो आपके पोजीशन से गो थ्रू हो चुका है, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अचीव कर चुका है, तो आप पूछ सकते हैं मतलब आपसे। आई डोंट करने का। हाँ बेटा प्लीज पूछिए। असल में नहीं ये मेरा भी डाउट नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए बैठ जाइए बेटा, हम बताते हैं। आप जब तक मेरी उंगली पकड़े रहोगे आपको सफर करने में मजा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट द डे इज नॉट टू फार, 4 मई को आपको मेरा हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए ना? जब तक हम किसी मेंटरशिप के अंडर में प्रश्न लगाते हैं तो अच्छा वक्त लगता है, समझते सकते। एक बच्ची थी कंसिस्टेंटली वो नास बैठी, मुझे याद है इस साल उसने ज्वाइन किया है, एंड शी वाज आस्किंग कि सर
हम जितना क्लास में पढ़ते हैं सब कुछ क्लियर रहता है, घर जाके रिवीजन करते हैं तो मुझे वो सारे कंटेंट बहुत आराम से आ जाते हैं। बट हम एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बहुत नहीं। चूँकि हम बहुत नहीं है तो मैंने उसको यही सुझाव दिया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इट नीड्स टाइम, थोड़ा सा समय चाहिए, संगति चाहिए। सब्जेक्ट के साथ जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, ट्रस्ट में आपको अकेले भी क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कृपया यहाँ से जाने के बाद जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएं उन क्वेश्चंस को लगाएं ना लगाएं, आप पढ़ें एक बार जरूर, इससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। आज के समय में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हमने बुक्स रीड करना बंद कर दी, क्योंकि रीडिंग से इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती, मजबूत होती। तो आपने प्रश्नों को पढ़ा, जैसे मैंने टीम फिजिक्स या करके एक छोटा सा चैनल डेवलप किया है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे कोई सोशल पॉपुलरिटी चाहिए, ठीक है मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, उसके अलावा जो एडिशनल काम है उसमें मैंने आपकी बार क्या किया है कि मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, मतलब एक टॉपिक उठाया, लेट अस सपोज मैंने टॉपिक ले लिया मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के जितने छोटे छोटे टर्म, लाइक कहीं एक्सेलरेशन शब्द आता है तो आप देखिएगा जब एक्सेलरेशन का वीडियो चलाएंगे आप टीम फिजिक्सिया वाली चैनल पर, तो आप नोटिस करेंगे उसमें फुटेज चल रही होगी जिसमें साइकिल वाला स्पीड अप और स्पीड अप और स्पीड अप और स्पीड अप करता चला जा रहा है। तो जब जब एक्सेलरेशन शब्द आएगा आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ऐसा फोटो जिसमें स्पीड लगा था, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा उसमें मैंने एंगुलर कैरेक्टर जब एक्सप्लेन किए तो उसमें इमेज बनाने के लिए मैंने एक झूला बनाया है, मैरी गो राउंड बनाया है, इसमें एक एक्सेल है, उसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे झूले घूम रहे हैं। जब कभी फोर्स की बात करी है तो बड़ा सा ब्लॉक रखा है, उसको बंदा पुश कर रहा है। तो छोटे छोटे शब्दों का अगर आप वास्तविक मतलब समझ जाएंगे, उसका चित्र बनाना सीख जाएंगे, क्वेश्चन क्लियर होगा। और जब क्वेश्चन क्लियर होगा तो 10 में से जिस दिन तुम 2 क्वेश्चन सही करने लगोगे तुम्हारा सब्जेक्ट इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, अकेले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। अपनी बात समझ पाए ना? हाँ भाई, तो क्या गुड बाय, आप आ जाए अपने हिसाब से बोल दो। मैं लास्ट में सब सही है ना, तो मैं लगा के बोलूँ इसलिए लास्ट में कंक्लूड करने के लिए मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि फिज़िक्स को मतलब हवा बना के नहीं पढ़ना है, बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। एक माइंडसेट होता है, हम लोग मैथ्स वाले नहीं है ना, हम लोग का माइंडसेट होता है यार ठीक है इक्वेशन लिख दी हमने v = u+80, वो सॉल्व ही नहीं हो रही आगे जा करके। तो हमारी फिजिक्स नहीं वीक है, हमारी मैथ्स वीक है, कैलकुलेशन पे वर्क करना है हमें। कैलकुलेटर कभी मत यूज़ करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, पर कैलकुलेटर मत यूज़ करो। कैलकुलेटर यूज़ करने से ना माइंड हमारा वहीं फंस जाता है कि नहीं यार ठीक है, डिपेंडेंसी आ जाती है। हाँ डिपेंडेंसी आ जाती है। अब रूट है, कोई लंबा रूट है तो कर लिया, अरे तो एग्जाम में हो जाएगा, पर वो जो टाइम काटता है ना एग्जाम में वो रूट काट रहा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल और सब्जेक्ट मतलब पार्ट वाइज पढ़ो, जैसे मॉडर्न फिजिक्स उसको अच्छा कर लो। फिर एक मैसेज और दे दो क्या कि जब कभी खाली हो तो बेसिक मैथ पर जरूर ध्यान दें। हाँ जब कभी खाली हो जैसे दे दो। बेसिक मैथमेटिक्स तो मुझे लगता है मतलब वो होता नहीं है, घर बन रहा है तो उसका नींव है, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स आपके लिए है, वो छोड़ेगा ही नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ से शुरू करोगे लास्ट तक जाते रहेगा, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा, मैग्नेटिज्म में मिलेगा, EMI इसको मतलब कुछ मुझे लगता है कोई 3 या 4 पन्ने का NCERT का चैप्टर है, लेकिन 2 क्वेश्चन दे के चला जाता है, पता नहीं चलता है। AC है, छोटा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इस ईयर ही शायद सर 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और मतलब जितना हो सके वेटेज वाइज पढ़ने की कोशिश करिए कि मैकेनिक्स बहुत बड़ी यूनिट है, और मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तो वो आगे की चीज़ें को ब्रॉड करता है आपको। लाइक जो यहाँ सीख रहे हो वो आपको आगे मिलती रहेंगी। आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ सीख रहे हो तो जब पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैट में एंट्री करेगा तो उसका पाथ पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन। अभी पढ़ा दिया ग्राफ सर, 1-1 का रिलेशन आएगा, 1-2 का रिलेशन आएगा, 2-2 का रिलेशन, तो ये सब इक्लिप्स का इक्वेशन आएगा। तो सब अभी क्या ही बताऊँ, अभी स्टार्ट हुआ है बस जस्ट सर, तो अभी नहीं मतलब लग रहा होगा, लेकिन बहुत स्मूथली चलेगा। लेकिन आपको अपना 100% देना होगा। सर अगर 1.5 घंटे यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको भी 1.5 घंटे घर पे पढ़ना होगा। फिजिक्स तभी नॉर्मल हो पाएगी, बस और कुछ रीज़न नहीं है इसका। पेपर देखा तो मेरे तो दिमाग खराब हो गया था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देख? लाइक कैसा लगा? पहला थॉट क्या था? पहला थॉट कुछ भी नहीं था। मैं भी आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू गाइस, नथिंग एल्स। मतलब कल को मैं लास्ट ईयर मैं भी उधर ही बैठा था, मैं भी पूछ रहा था। पहला एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, नहीं बना। 48 शायद मेरा वो था पेपर का कोड। लेकिन मेरे को था कि नहीं यार लास्ट ईयर 632 आया तो कुछ तो किया होगा कि आया है।
तो मैंने मेरी मॉडर्न बहुत अच्छी थी, तो मैंने ढूंढा मॉडर्न कहाँ है, तो मॉडर्न निपटा दी। फिर ढूंढा AC कहाँ है, EMI कहाँ है। मेरी पार्ट 1 बहुत अच्छी थी, 12th की पार्ट 1। मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको 12th वाला पोर्शन थोड़ा सर वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मेरी वो चीज़ मैंने अच्छी रखी, क्योंकि मुझे पता था फिजिक्स ख़राब है मेरी, लेकिन जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको पढ़ के जाना है। EMI आ गया एक क्वेश्चन, बस यही सब है। पेपर पढ़ देखते साथ तो दिमाग, तो मुझे लगता है कोई भी सेलेक्ट हुआ होगा, AIR 1 होगा या 10,000 या कुछ भी, तो पेपर देखते साथ सबका मूड, इवन पेपर देने के बाद भी मूड ख़राब था। फिर जब 4-5 दोस्तों से पता चला ठीक है, तो 15 सबसे फुटे हैं, तो फिर नॉर्मल है इसका मतलब। थैंक यू गाइस। ये बात सच है कि पेपर देने के बाद सबके हालात एक ही जैसे थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उनका स्कोर है उसपे उनको कोई रैंक मिलेगी, लेकिन चूंकि सबने टॉप डिजर्विंग कैंडिडेट थे, आपका सिलेक्शन हुआ। हम कैब को विदाई देंगे। एक चॉकलेट है मेरे पास, कैडबरी सेलिब्रेशन की, वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, लेकिन हमसे कैब को देगा। प्लीज आप खड़े होकर ताली बजाएं। थैंक यू बच्चों, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू गाइस।